हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ा था। भाई ट्रेड साइकिल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद हमने देखा था भाई उसकी फेजेज क्या क्या हैं, उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। उसमें हमने चार प्रकार, उसकी जो आपका ट्रेड साइकिल होता है उसमें चार अवस्थाएँ होती है। सबसे पहले उसमें तेज़ी आती है, फिर उसके अंदर सुस्ती आती है, रिसेशन आता है, फिर आपकी आती है मंदी, उसके अंदर मंदी आती है, डिप्रेशन आता है। फिर से आपका जो आपकी बिजनेस होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिकवरी करना स्टार्ट हो जाता है। तो रिकवरी करने के बाद फिर से वो बूम पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल होता है उसके अंदर जो ये फोर जो फेजेज हैं वो क्या है, लगातार आती रहती हैं। और ये फोर फेजेज जो स्टेजेस हैं ये क्या है, बिजनेस साइकिल के अंदर चलती रहती है। फिर हमने उसके अंदर देखा था भाई जो भी आपकी फोर फेजेज थी, चार अवस्थाएं थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्कर के सिद्धांत। अलग अलग जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी केन्स है, हिक्स है, सैमुअल्सन है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने ट्रेड साइकिल से रिलेटेड अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। आपके सिलेबस के अंदर सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है और हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, सैमुअल्सन का व्यापार चक्कर का सिद्धांत। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन ने उन्होंने एक लेख लिखा था। अपने लेख के अंदर इंट्रैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एसिलेशन में व्यापार चक्रों के आधुनिक सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। इनके व्यापार चक्रों से रिलेटेड आधुनिक सिद्धांत का उन्होंने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। सैमुअल्सन के अनुसार गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया द्वारा व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जा सकता है। इनके सैमुअल्सन ने जो भी ट्रेड साइकिल थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि भी जो भी आपका त्वरक और जो गुणक है उनकी इंट्रैक्शन के द्वारा, अंत्यक्रिया के द्वारा व्यापार चक्रों की जो विभिन्न अवस्थाएं थी, जो फोर फेजेज थी, उनकी अवस्थाओं का क्या किया जा सकता है, फोर फेजेज का वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो भी ऐसी थ्योरी दी गई इसकी क्या क्या अजम्पशंस है या क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर है आपका गुणक तथा त्वरक का संबंध पिछड़ा संबंध है, यानी कि लिंक्ड रिलेशन है गुणक और त्वरक का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टी समय का निवेश T-1 समय की आय पर निर्भर करता है। टी समय अवधि का जो निवेश होता है वो T-1 समय की आय पर निर्भर करता है। इनके पिछली जो आय थी उस पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। निवेश केवल सरकार द्वारा किया जाता है या स्वचालित निवेश है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो केवल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये क्या होता है, एक प्रकार से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1/2 या 0.5 है। MPC है जो वो क्या है 1/2 है या 0.5 है। मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपीज़ है तो उसमें से वो 50 रुपीज़ को क्या करता है, कंजप्शन करता है, और 50 रुपीज़ की वो क्या करता है, सेविंग करता है। त्वरक का मूल्य 1 है, अर्थात उपभोग में जितनी वृद्धि होगी प्रेरित निवेश में उतनी ही वृद्धि होगी। ये त्वरक का जो मूल्य है वो 1 है। इसका मतलब यही है कि भाई उपभोग में जितनी वृद्धि होगी, लोगों के उपभोग में जितनी वृद्धि होगी उतनी मात्रा में निवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। बंद अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, विदेशी व्यापार नहीं होता। 6 इसकी जो अजम्पशंस है वो आपकी अर्थव्यवस्था में पूर्ण उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी के अंदर जो आपकी फुल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपभोग बढ़ने पर निवेश को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। फिर इसके अंदर हम आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। सैमुअल्सन के अनुसार निवेश में वृद्धि की जाने के फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है। सैमुअल्सन कहते हैं कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप किसमें, आय में वृद्धि होती है। आय में होने वाली वृद्धि गुणक के मूल्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। सैमुअल्सन गुणक की व्याख्या पिछड़े संबंध के रूप में इस प्रकार की है कि किसी समय अवधि टी का उपभोग उस समय अवधि की आय का नहीं बल्कि उससे पहले की अवधि अर्थात T-1 में प्राप्त आय पर निर्भर करता है। तो इससे रिलेटेड जो आपका सैमुअल्सन उसने एक इक्वेशन लिखी है भाई आपका सी का मतलब यहाँ पर कंजप्शन है और टी क्या है यहाँ पर, टी समय अवधि में उपभोग। फंक्शन किसका है, इनकम माइनस
इनकम t-1। y का मतलब तो हो गया यहाँ पर इनकम, और t-1 क्या है भाई, जो पिछली समय अवधि में आय कितनी थी। तो इस प्रकार आय में होने वाली वृद्धि पर, आय में वृद्धि होने पर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उपभोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि होने पर क्या होती है, निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में होने वाली वृद्धि त्वरक के मूल्य पर निर्भर करती है। सैमुअल्सन के अनुसार गुणक के समान त्वरक का प्रयोग भी हिक्स ने पिछड़े संबंध के रूप में किया है। इसका अर्थ है कि उपभोग के समान प्रेरित निवेश में भी परिवर्तन कुछ समय के पश्चात होता है। गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन आते हैं। इनके जो भी मल्टीप्लायर और एसिलेशन के अंदर जो इंट्रैक्शन होती है, उनकी इंट्रैक्शन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आते हैं, चक्रीय परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों की गति तथा विस्तार गुणक तथा त्वरक के मूल्य पर निर्भर करते हैं। इनके जो भी ये परिवर्तन आते हैं, साइक्लिकल जो चेंज आते हैं, इनकी जो गति और विस्तार गुणक तथा त्वरक के मूल्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। इनके मूल्य जितने अधिक होंगे चक्रीय परिवर्तन का विस्तार भी उतना ही अधिक होगा। इनके गुणक और त्वरक का मूल्य जितना अधिक होगा चक्रीय परिवर्तन का विस्तार भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। सैमुअल्सन ने किसी समय अवधि में आय का अनुमान लगाने के लिए जो आपका निम्नलिखित समीकरण का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। y यहाँ पर y t क्या होती है, किसी भी समय अवधि के अंदर आय होती है, g t प्लस सी टी प्लस आई टी। जी टी यहाँ पर क्या है, किसी भी समय अवधि के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सी टी यहाँ पर क्या है, समय अवधि के अंदर उपभोग है, और आई टी क्या है, किसी भी समय अवधि के अंदर निवेश है। तो इसको इस प्रकार से भी हम यह आपकी इक्वेशन 1 है। तो इसको आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी टी किसके बराबर होता है, बी इंटू y t-1। तो b यहाँ पर क्या आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, या इसको हम गुणक भी कह सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको आगे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, आगे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई टी इसके बराबर होती है आपकी, आई टी का मतलब किसी भी समय अवधि में आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये किसके बराबर होता है, C0 इंटू सी टी-1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। C0 यहाँ पर क्या है, त्वरक है, जो आपका C0 यहाँ पर क्या है, त्वरक है, और CT आपका क्या है, समय अवधि के अंदर कंजप्शन है, माइनस CT-1 ये क्या है, पिछली जो आपकी समय अवधि थी उसके अंदर क्या है, कंजप्शन है। तो अब देखते हैं हम जो आपका CT का मूल्य है, CT का मूल्य समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर है। इनके जो आपका CT की जो वैल्यू है समीकरण थर्ड के अंदर प्रतिस्थापित करने पर क्या आपको क्या मिलेगा, IT किसके बराबर होगी, C0 इंटू CT का जो मूल्य था, CT का जो ये मूल्य था, इसको हम समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे तो BY-1 माइनस BY-2, यानी कि ये सेकंड जो समय अवधि थी उसके अंदर आपका क्या है, इनकम है। तो आगे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C0 BY-1 माइनस C0, यानी कि इसकी जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, C0 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास आ जाती है यानी कि फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, जो आपका GT है, यानी कि समय अवधि के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो किसके बराबर होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो आगे हम देखते हैं समीकरण जो आपका सेकंड था, तो ये समीकरण, और जो आपका फोर्थ समीकरण ये, और आपका समीकरण फर्स्ट जो ये था, जो आपका समीकरण सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों समीकरणों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास क्या आता है, YT बराबर है GT, YT यानी कि जो आपकी इनकम होती है किसी भी समय अवधि के में, वो किसके बराबर होती है,
ये यहाँ पर प्लस है, तो वो किसके बराबर होती है, जीटी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है या कंजम्पशन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई टी बराबर है 1 प्लस बी वाई टी माइनस 1 प्लस C0 बी वाई टी माइनस 1, या किसके बराबर हो सकता है C0 बी वाई टी माइनस 2, यानी कि इस प्रकार से भी, या तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो या ये इक्वेशन लिख सकते हो। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से हम देखते हैं वो जो आपका समीकरण फोर्थ है उससे ज्ञात होता है कि यदि हमें 2 समय अवधि की राष्ट्रीय आय ज्ञात है, यानी कि 2 जो आपकी टाइम पीरियड है उसकी अगर हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात है तो हम तीसरी अवधि की राष्ट्रीय आय का अनुमान उसके भारित योग वेटेड सम के द्वारा लगा सकते हैं। इसका भार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा त्वरक की गुणा के बराबर होता है, यानी कि जो आपकी थर्ड जो समय अवधि के अंदर अगर हम इनकम निकालेंगे तो उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति B और जो आपका त्वरक है C0 उनकी दोनों की गुणा के बराबर होगा। तो इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं। इसमें हम लेते हैं आपकी जो B क्या है, B या MPC कितनी है 0.5 है, या इसको गुणक जो आपका कितना है 1 है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर वो किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है। T-1 एंड T-2 ये क्या है आपकी समय अवधि में राष्ट्रीय आय क्या है 0 है, ये जो भी आपका T-1 और T-2 समय अवधि में जो आपकी नेशनल इनकम है वो क्या है आपकी 0 है। तो नेक्स्ट इसको हम एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये टेबल दे रखी है। बाकी इस प्रकार से एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में। इसमें हम देखते हैं जैसे ही आपकी इसमें गुणक त्वरक की अंत्यक्रिया और राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी कि दोनों के अंदर गुणक और त्वरक में क्या रिएक्शन होती है और उन दोनों में रिएक्शन होने से जो नेशनल इनकम है राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं आपकी पीरियड लेते हैं या अवधि लेते हैं। ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये आपका प्रजेंट में जो कंजम्पशन किया जाता है वर्तमान उपभोग है, ये प्रेरित निवेश है और ये आपकी नेशनल इनकम है राष्ट्रीय आय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट अवधि के अंदर तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो आपका क्या है फिक्स है, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है फिक्स है 1 किया जाता है। तो कंजम्पशन क्या है 0 है, प्रेरित निवेश भी यहाँ पर क्या होगा 0 होगा और राष्ट्रीय आय क्या है आपकी 1 है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है राष्ट्रीय आय है तो हम बोलते हैं तो आपका ये क्या है 1 है। तो अगर सेकंड पीरियड के अंदर हम देखते हैं तो आपकी जो MPC है वो क्या है 0.5 है। तो इस प्रकार से जो आपकी सेकंड पीरियड के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 है और जो आपकी वर्तमान उपभोग है, यानी कि लोगों की जो इनकम है वो मान लेते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर होने से 1 हो जाती है, तो उसका जो MPC है वो 0.5 है। तो 0.5 कंजप्शन 0.5 है और तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा आपका 0.5 होगा और नेशनल इनकम क्या होगी आपकी 2 होगी। थर्ड में फिर हम ऐसे ही देखते हैं भाई, जैसे थर्ड के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो 1 है, कंजप्शन आपका 1 है, प्रेरित निवेश अगर कंजप्शन 1 है तो प्रेरित निवेश जो आपका क्या होगा 0.5 होगा और नेशनल इनकम 0.2 होगी। तो इस प्रकार से ये आपकी जो आपकी जो चक्कर है या जो आपका साइकिल है वो क्या है चलता रहता है। और अगर हम लास्ट के अंदर देखें 11th पीरियड के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 है, कंजप्शन आपका क्या है 1 है और प्रेरित निवेश आपका कितना है 0.3125 है और राष्ट्रीय आय कितनी है 0.03125 है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है चलता रहता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे आपका ये तो हमने देखा भाई त्वरक और गुणक के अंत्यक्रिया के द्वारा किस प्रकार नेशनल इनकम में क्या है परिवर्तन होता है। तो आगे हम देखते हैं MPC तथा त्वरक के विभिन्न मूल्यों के लिए राष्ट्रीय आय का क्रम किस प्रकार से है। ये आपके टेबल के अंदर जो बुक के अंदर क्या है टेबल दे रखी है भाई, जो आपकी MPC है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और त्वरक C0 के विभिन्न मूल्यों के लिए राष्ट्रीय आय का क्रम किस प्रकार से है। वही आपके उसी प्रकार से जो आपकी है पीरियड दे रखी है बुक के अंदर, वही आपकी B आपकी 0.5 है और C0 किसके बराबर है आपका 0। B फिर यहाँ पर 0.5 है और C0 यहाँ पर आपका 2 है, B 0.6 है। किस प्रकार से देखते हैं तो आपके त्वरक के मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन होने से जो है नेशनल इनकम में क्या है परिवर्तन होता रहता है। ये आपकी टेबल आगे टेबल के अंदर दे रखा है। तो फिर उसी टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो डायग्राम है डायग्राम के अकॉर्डिंग वे आपकी जो भी 4 फेजेज 4 अवस्थाएं हैं वो बताई गई है। तो ये एक प्रकार का आपका डायग्राम है, एक साइड तो आपका मल्टीप्लायर है एक साइड एक्सेलरेशन है,
यानी कि ओ एक्स एक्सिस पर एक्सीलरेशन है और ओ वाई एक्सिस पर मल्टीप्लायर को लिया गया है। तो आपका जो डायग्राम उससे ज्ञात होता है कि C0 तथा B के विभिन्न संयोजनों के मूल्यों के लिए, कि जो भी हमने टेबल के अंदर देखा हुआ, तो C0 है और B है, उनके विभिन्न जो संयोजनों के मूल्य के लिए राष्ट्रीय आय का स्तर विभिन्न प्रतिमानों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम के अंदर जो आपका इसमें पार्ट आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। तो ए पार्ट के अंदर हम देखते हैं जब आपकी जो बी है वो 0.5 थी और जो आपका C0 है वो 0 है, तो राष्ट्रीय आय का स्तर केवल गुणक से प्रभावित होता है। यानी कि जब आपकी बी MPC 0.5 है और जो आपका C0 कंजम्पशन है वो क्या है, आपका 0 है, तो जो राष्ट्रीय आय का स्तर है वो केवल गुणक से प्रभावित होगा। इस स्थिति में आय केवल बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करेगी। इस स्थिति में तब तक आय बढ़ती रहेगी जब तक नया संतुलन स्तर पर नहीं पहुंच जाता। यह संतुलन स्तर गुणक के मूल्य के बराबर रहेगा। यदि निवेश केवल एक बार किया जाएगा तो आय नए संतुलन स्तर पर पहुंचकर दोबारा पुराने संतुलन स्तर पर क्या है वो वापस चली जाएगी। ये इस प्रकार से ए स्टेज के अंदर हम देखते हैं भाई जो ये स्थिति है ये केवल राष्ट्रीय यानी कि गुणक से ही जो आपकी नेशनल इनकम का स्तर है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाई अगर इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के अंदर एक ही बार किया जाएगा तो नया जो आय है वो नए संतुलन स्तर पर पहुंचकर दोबारा पुराने संतुलन स्तर पर वापस आ जाएगी। तो इस स्टेज पे आपका ये ए पार्ट है वो इसको शो करता है। तो बी पार्ट के अंदर हम देखते हैं जो ये बी पार्ट ये आपका पूरा है, ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये आपका पूरा। इसके अंदर हम देखते हैं भाई बी पार्ट से ज्ञात होता है जब आपकी बी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो 0.5 है और C0 आपका क्या है 2 है, तो उत्साहहीन उतार चढ़ाव होंगे। यानी कि जो आपके क्या है डैम्प्ड जो साइकिल होंगे, उत्साहहीन, यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर है या जो इन्वेस्टर है उनके अंदर कोई भी उत्साह नहीं होगा, उत्साहहीन इसके अंदर क्या होगी, उतार चढ़ाव होगी। इस स्थिति में जो उतार चढ़ाव आते हैं वे छोटी से छोटी लंबाई तक होते हैं, इनके छोटी छोटी लंबाई तक होते रहते हैं तथा गुणक स्तर तक आय बढ़ने के पश्चात ये लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जब गुणक स्तर तक आय बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आय पहले से अधिक होती है तथा इसके पश्चात निरंतर कम होती चली जाती है। यानी कि इस स्थिति में देखते हैं जो इनकम है वो आपकी क्या होती है, कम होती चली जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर सी पार्ट के अंदर हम देखते हैं जो ये सी पार्ट है इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका सी उत्साहजनक उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। यानी कि इसमें जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनमें उत्साह होता है, एंटी डैम्प्ड साइकिल होते हैं। इस भाग से ज्ञात होता है कि गुणक तथा त्वरक के मूल्य अधिक होने के फलस्वरूप उतार चढ़ाव बड़ी लंबाई के होते हैं। यानी कि जो आपके उतार चढ़ाव होते हैं, साइकिल होते हैं, वो बड़ी ही लंबाई के होते हैं, वाइडर एम्पलीट्यूड होते हैं। आरंभ में आय तेजी से बढ़ती है और इसके बाद कम होती है और फिर क्या है, बढ़ने लगती है। कि इसमें जो स्टार्टिंग में क्या होता है, आय क्या है बड़ी तेजी से बढ़ती है, फिर क्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फोर्थ पार्ट के अंदर हम देखते हैं जो ये पार्ट आपका है, फोर्थ पार्ट के अंदर हम देखते हैं भाई जो आपका विस्फोटक उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। जो आपका फोर्थ पार्ट है ये विस्फोटक उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। भाग डी से ज्ञात होता है गुणक तथा त्वरक के अधिक मूल्यों के कारण आय में विस्फोटक वृद्धि होती है। आय में चक्रवर्ती दर से वृद्धि होती है, आय में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन देखी जो भी आपका सैमुअल्सन मॉडल था। फिर सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया का मॉडल व्यापार चक्र के कई आधुनिक सिद्धांतों का आधार है। हिग्स के द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र का सिद्धांत उत्साहजनक या विस्फोटक चक्रों पर आधारित है। इसके विपरीत हैंसन द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र का सिद्धांत उत्साहहीन चक्रों के सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसके अंदर जो भी हमने ये आपकी थ्योरीज की है या जो भी कि ट्रेड साइकिल की जो सैमुअल्सन थ्योरी की है, इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है या इसकी क्या क्या आलोचनाएं भी इसकी की गई। सबसे पहले इसके अंदर आता है अव्यवहारिक है। इस सिद्धांत की अहम मान्यता अव्यवहारिक है कि गुणक तथा त्वरक के अधिक मूल्य की अवस्था निवेश को बढ़ाकर आय में इच्छा अनुसार वृद्धि की जा सकती है। यानी कि जो भी ये मान्यता ली गई है भाई जो आपका गुणक और त्वरक के मूल्य को बढ़ाकर आय में क्या है, इच्छा अनुसार वृद्धि की जा सकती है, परंतु व्यवहार में आय में वृद्धि करना इतना सरल नहीं होता। जो आपकी आय होती है वो अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है। शिथिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवास्तविक मान्यता, इसमें माना गया है जो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो क्या रहती है, शिथिर रहती है। यानी कि इसमें जो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो 0.5 माननी है।
तो जो आपकी लोगों की मानते में जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कभी भी शिथिर नहीं रहती, वो क्या है, परिवर्तित होती रहती है। थर्ड जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो आपकी शिथिर पूंजी उत्पाद अनुपात की अवास्तविक मान्यता। त्वरक सिद्धांत शिथिर पूंजी उत्पाद अनुपात की मान्यता पर निर्भर करता है, परंतु वास्तविक जीवन में पूंजी उत्पाद अनुपात शिथिर नहीं रहता, इसमें भी कहते रहते हैं परिवर्तन रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र का सिद्धांत कुछ सीमाओं के बावजूद भी व्यापार चक्रों के आधुनिक सिद्धांतों का मुख्य आधार है। यह आय में होने वाले उतार चढ़ाव का एक वैज्ञानिक क्या है, विश्लेषण है।